चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा बिट्स। बिट्स के सवाल जो है हमारे जेई मेंस में भी पूछते हैं और जेई एडवांस में भी आते हैं। ठीक है, बिट्स जो है हमारा साउंड वेव का एक वन ऑफ द बेस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, साउंड वेव में जो है बेसिकली 3 टॉपिक ही जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। इससे सवाल जो है अक्सर जो एग्जाम में ऐसा होता है कि अक्सर नहीं पूछते हैं। ठीक है ना, नहीं तो हर एग्जाम के अंदर जो है एक ना दो क्वेश्चन जो है वो आ ही जाता है। वो 3 टॉपिक क्या क्या है? वो है हमारा फर्स्ट टॉपिक है ऑर्गन पाइप, और सेकेंड टॉपिक है हमारा बीट्स, और थर्ड नंबर है हमारा डॉपलर इफेक्ट। तो ऑर्गन पाइप जो है वो पीछे हम अच्छी तरीके से पढ़ लिए। ठीक है ना, अब जो है हम पढ़ने वाले हैं बिट्स के बारे में। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग बिट्स के बारे में बात करेंगे, और इसके अगले वीडियो में जो है हम लोग डॉपलर इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा बिट्स। बिट्स, ये बिट्स क्या होता है? तो आपको थोड़ा भी याद होगा कि जब हम सुपर पोजिशन ऑफ साउंड वेव पढ़ रहे थे तो हम बताए थे कि जब दो ठो इनकोहेरेंट सोर्सेस थे, इनकोहेरेंट सोर्सेस का मतलब कि जिनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट थी, तो उनके एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होने की वजह से जो है एक फेज में डिफरेंस आया। और फेज में डिफरेंस इस तरह से आया कि वो फेज जो है समय के साथ इंक्रीज कर रहा था। समय के साथ क्या कर रहा था? इंक्रीज कर रहा था। अगर उस समय के साथ इंक्रीज कर रहा था, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री से 360 डिग्री, फिर 360 डिग्री के बाद जो 361 डिग्री था वो फिर से जो है 1 डिग्री के ही बराबर हो गया था। ठीक है, ये जो है हम लोग पीछे पढ़ चुके थे। तो देखे थे कि फेज डिफरेंस जैसे जैसे जो है बढ़ रहा है वैसे वैसे इंटेंसिटी भी वेरी कर रही है, क्योंकि इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इंटेंसिटी इक्वल टू होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। अब यहाँ पे डेल्टा फाई जो है टाइम के साथ वेरी कर रहा है। अब डेल्टा फाई टाइम के साथ वेरी कर रहा है, फेज डिफरेंस टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो ऑफकोर्स इंटेंसिटी भी जो है रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी टाइम के साथ वेरी करेगी। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी टाइम के साथ इस तरह से वेरी करेगी, वो डिपेंड करेगा उनके एंगुलर फ्रीक्वेंसी के सोर्स पे। जैसे दो ठो सोर्स लिए हैं ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का, तो अगर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की डिफरेंस बहुत ज्यादा लार्ज हुआ, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा क्या हुआ? लार्ज हुआ, तो जो फेज डिफरेंस है उसका वेरिएशन इतना जल्दी फास्टली होगा कि इंटेंसिटी भी इतना ज्यादा मतलब फास्ट वेरिएशन करेगा फेज डिफरेंस, कि इंटेंसिटी भी जो है उतना ही ज्यादा फास्ट वेरी करेगा, क्योंकि इंटेंसिटी इक्वल टू क्या था? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। अब डेल्टा फाई जो है वो फास्ट वेरी कर रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि इंटेंसिटी भी जो है ये फास्टली वेरी करेगा। और इतना ज्यादा फास्टली वेरी करेगा, अगर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का डिफरेंस लार्ज हुआ तो इतना जल्दी फास्टली वेरी करेगा कि हमारा ईयर जो है उस साउंड को परसीव नहीं कर पाएगा, ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा कि कब जो है मैक्सिमम साउंड हुआ, कब जो है मिनिमम साउंड हुआ। मान लीजिए कि वहां पे एक इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर लगा दिए साउंड का, तब वो तो जो है एक ग्राफ प्लॉट कर देगा, जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा ग्राफ ऊपर बना देगा, मिनिमम होगा 0, मैक्सिमम होगा, वो ग्राफ तो प्लॉट कर देगा, लेकिन उस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा हमारा ईयर कि मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी कब हुआ। ठीक है, और लगातार हमको कंटिन्यूअस साउंड सुनाते जाएगा। उस केस में जो है हमारा ईयर जो है वो कैसा साउंड सुनता था? आपको याद होगा तो उस केस में एवरेज साउंड सुनता था। ठीक है, लेकिन ऐसा तब होता था जब ओमेगा दोनों सोर्सेस के बीच जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस बहुत ही क्या होता था? लार्ज होता था तब। अब मान लीजिए कि दोनों सोर्सेस के बीच में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसीज हैं उनके बीच में डिफरेंस अगर कॉम्परेबल हुआ, कॉम्परेबल मतलब स्मॉल हुआ, जैसे मान लीजिए कि दो ठो साउंड है, उनके एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी 71 हर्ट्ज दिए हुए हैं और 72 हर्ट्ज दिए हुए हैं, तो इनका डिफरेंस क्या होगा? 1 हर्ट्ज होगा, बहुत कम होगा। और जिसके डिफरेंस बहुत कम होते थे तो उसके जो फेज डिफरेंस वेरी करेगा टाइम के साथ, तो फेज डिफरेंस बहुत ही स्लोली वेरी करेगा, और उस केस में जो है इंटेंसिटी भी स्लोली वेरी करेगा, और हमारा ईयर जो है उस समय परसीव्ड कर पाएगा, मतलब जान पाएगा कि कब जो है मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई देगा और कब मिनिमम इंटेंसिटी सुनाई देगा। ठीक है, और वही जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का साउंड होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा बिट्स कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए बिट्स क्या है, तो बिट्स लिखते हैं।
when two sound waves of nearly same angular frequency, same frequency लिखिए, same frequency are superimposed, जब दो ठो साउंड वेव जो है और उनकी जो फ्रीक्वेंसी जो है वो उनके मतलब नियरली सेम है, ऐसा नहीं कि सेम बोल रहे हैं, नियरली सेम है, सेम नहीं बोल रहे हैं हम, ठीक है, सेम हो जाएगा तो फिर कोहेरेंट सोर्सेस हो जाएगा। इन कोहेरेंट सोर्सेस के लिए जो है उनका फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, 1 हर्ट्ज 2 हर्ट्ज, समझ गए ना इस तरह से। तो सेम फ्रीक्वेंसी आर सुपर इम्पोज्ड, देन रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज बीट्स। जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का साउंड होगा वही क्या होगा हमारा बीट्स होगा, ठीक है। तो आप बीट्स समझ ही गए होंगे कि बीट्स जो है वो किसका सुपरपोजिशन है, ऑफ कोर्स इनकोहेरेंट सोर्सेस का सुपरपोजिशन है। लिख लीजिए इस पॉइंट को, बीट्स इट इज सुपरपोजिशन ऑफ, it is superposition of incoherent sources, किसके हैं, इनकोहेरेंट सोर्सेस के क्या है, ये सुपरपोजिशन है, ठीक है ना। चलिए अब ये जो बिट्स के अंदर जो इंटेंसिटी होता है वो क्या करता है, वेरी करता है। द रिजल्टेंट इंटेंसिटी is vary with time, ठीक है ना। रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो टाइम के साथ क्या करता है, ऑफ कोर्स वेरी करता है, चेंज होते रहता है, ठीक है ना। समझ गए ना, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है टाइम के साथ क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है, जैसे कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। इस कम और ज्यादा जो होने का जो समय है उसको हमारा ईयर समझ पाता है, ठीक है ना, कि कब जो है मैक्सिमम हुआ और कब जो है मिनिमम हुआ, ठीक है। अगर मान लीजिए कि दोनों साउंड वेव अगर दो ठो साउंड वेव जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो बीट्स के अंदर जो साउंड है वो कैसा हमको सुनाई देगा, ऑफ कोर्स मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देगा। अगर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, तो उस केस में हमारा मिनिमम इंटेंसिटी कैसा होगा, ऑफ कोर्स मिनिमम इंटेंसिटी होगा, ठीक है। चलिए अगर मान लीजिए कि कोई पूछ दे कि मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगा, तो आप जानते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है I1 प्लस रूट I2 उसका होल स्क्वायर। कोई पूछ दे कि मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगा, तो जानते हैं रूट I1 माइनस रूट I2 उसका होल स्क्वायर, ये होगा हमारा मिनिमम इंटेंसिटी, ठीक है ना, इस तरह से। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे है कि if angular frequencies of sources are comparable and their difference is a small, उनके बीच का डिफरेंस जो है स्मॉल होगा, देन our ear observed the variation of intensity of sound, ठीक है। ये वही सा बात लिख दिए जो हम बोले कि अगर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 जो है कॉम्परेबल हुए, उनके बीच का डिफरेंस काफी कम हुआ, तो जो है उनके वेरिएशन जो है हमारे ईयर उस वेरिएशन को क्या करेगा, पहचान पाएगा। लेकिन अगर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बीच डिफरेंस लार्ज हुआ, तब जो है
इतना फास्टली वेरी करेगा कि हम जो है उस इंटेंसिटी के वेरिएशन को समझ नहीं पाएंगे, सॉरी हमारा ईयर जो है उसके इंटेंसिटी को वेरिएशन को समझ नहीं पाएगा और वो साउंड जो है हमको कंटिन्यूअस सुनाई देगा। तो यहाँ पर हम बोले हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है सोर्स का वो कॉम्परेबल है, उनके डिफरेंस बहुत ही कम है। जैसे मान लीजिए कि एक सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी 70 हर्ट्ज है और एक सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी 72 हर्ट्ज है, तो बताइए कि इनके डिफरेंस कितना है, f2 f1 1 हर्ट्ज है। 1 हर्ट्ज है, 1 हर्ट्ज ये काफी कम है, तो इसके अंदर जो इंटेंसिटी वेरी करेगा वो धीरे धीरे वेरी करेगा और इस तरह का जो साउंड होगा उसके ये इस तरह का जो साउंड होगा, इस तरह के इंटेंसिटी के साउंड को हम हमारा ईयर जो है वो परसीव कर पाएगा, ऑब्जर्व कर पाएगा कि कब जो है मैक्सिमम हुआ और कब मिनिमम हुआ। इस तरह के साउंड को हम लोग नाम देंगे रिजल्टेंट साउंड इज बीट। क्या नाम देंगे, बीट नाम देंगे, ठीक है। लेकिन if angular frequency of sources are not comparable माने नियरली सेम नहीं है and their difference is very large और उनका डिफरेंस जो है वो लार्ज हो, ठीक है, लार्ज का मतलब बहुत ही काफी ज्यादा हो, लार्ज, then the resultant sound the intensity of resultant sound is fastly vary तो रिजल्टेंट साउंड का जो इंटेंसिटी होगा बहुत ही फास्टली क्या होगा, वेरी करेगा। एंड दिस टाइप ऑफ साउंड variation of sound is not observed by man, ठीक है, या ईयर, ठीक है, हमारा ईयर जो है आवर ईयर वो इस तरह के वेरिएशन ऑफ साउंड को हमारा ईयर ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा और हमको जो है लगातार कंटिन्यूअस साउंड ही सुनाते रहेगा। तो इस केस में हमारा कैसा साउंड सुनाई देगा, कंटिन्यूअस साउंड जो है हमको सुनाई देगा, ठीक है, लगातार जो है इंटेंसिटी का साउंड हमको सुनाई देते रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम है तो मैक्सिमम ही रहेगा, मिनिमम है तो मिनिमम ही रहेगा। हमको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि वहां पे इंटेंसिटी बढ़ गया, कभी घट गया, कभी बढ़ गया, कभी घट गया, मतलब सेम साउंड हमको सुनाते रहेगा। और इस तरह के जो साउंड्स होते हैं इनका जो वैल्यू होता है उसको बोलते हैं एवरेज वैल्यू, और होगा हमारा I1 प्लस हमारा ईयर जो है उस केस में किस तरह के इंटेंसिटी का साउंड सुन पाएगा, ऑफ कोर्स हमारा एवरेज इंटेंसिटी का साउंड सुन पाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगर कोई बोले कि जो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी है उसका आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए फेज डिफरेंस के साथ, टाइम के साथ, तो देखिए ध्यान से बना देंगे, क्या दिक्कत है। हम जानते हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो है हमारा कितना, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम इंटेंसिटी जो है वो है हमारा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, ये है हमारा। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए पूछे तो कौन सा बड़ा बात है, बना देंगे जल्दी से। दिस इज I, दिस इज डेल्टा फाई, और डेल्टा फाई जो है वो वेरीज विद टाइम के साथ वेरी करेगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डेल्टा फाई भी क्या होगा, बढ़ेगा, और डेल्टा फाई बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स इंटेंसिटी भी बढ़ेगी घटेगी, ठीक है ना, इस तरह से। तो इंटेंसिटी का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह का। देखिए मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, हमको पता चल रहा है कि कब मैक्सिमम हो रहा है कब मिनिमम हो रहा है। ये जो है हमारा मैक्सिमम इंटेंसिटी है, दिस इज √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और ये वाला जो है हमारा मिनिमम इंटेंसिटी है, और मिनिमम इंटेंसिटी हो गया √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये है मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये है मिनिमम इंटेंसिटी। तो इस तरह से मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम जो है होते रहेगा, ठीक है। और इस तरह का जो साउंड होगा अगर उनके ω1 और ω2 का डिफरेंस कम हुआ तो हमारा साउंड ईयर जो है इस वेरिएशन को पहचान पाएगा कि जो है मैक्सिमम हुआ और फिर मिनिमम हुआ,
मिनिमम हुआ, मैक्सिमम हुआ और मिनिमम हुआ। तो मैक्सिमम और मिनिमम जो है साउंड उसको समझ में आएगा कि कब मैक्सिमम हुआ और कब मिनिमम हुआ, ठीक है ना। लेकिन ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का डिफरेंस बहुत ही लार्ज हुआ तो तभी समझ में नहीं आएगा। मैक्सिमम मिनिमम इतना फास्टली वेरी करेगा कि हम जो है उस साउंड को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसी में अगर बोल दिया जाए कि अगर I1 बराबर I2 दोनों की इंटेंसिटी बराबर हो गई दोनों साउंड वेव की, और उसको लेट्स मान लिए I0, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे कितना हो जाएगा I और I नोट रूट आई नोट उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 I नोट, तो इसकी इंटेंसिटी का ग्राफ जो है कुछ इस तरह का हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा इस तरह, ठीक है, इस तरह का। ये ऊपर कितना 4 I नोट और ये कितना है 0, अगर दोनों की इंटेंसिटी बराबर हुई तब, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसी में देखिएगा समझाने के लिए एक बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए पहले जो है इस टाइम पे हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई दिया, ठीक है। फिर क्या सुनाई दिया, इंटेंसिटी घटा 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 घटते 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 जैसे जैसे टाइम बढ़ा इंटेंसिटी मिनिमम सुनाई दिया। अब फिर से क्या हुआ कि टाइम बढ़ा 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 तो इंटेंसिटी भी बढ़ा बढ़ा बढ़ा, इंटेंसिटी बढ़ते 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 फिर से जो है हमको फिर से एक हाई इंटेंसिटी का साउंड हमको सुनाई देगा, हाई इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देगा। और यहां पर भी हाई इंटेंसिटी का साउंड सुनाई दिया था। इन दोनों को सुनने में जो समय लगेगा हमारा ईयर के द्वारा, मतलब दो ठो मैक्सिमम इंटेंसिटी को सुनने में जो समय लगता है उसको हम लोग बोलते हैं बीट टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं, बीट टाइम पीरियड। तो क्या होता है कि द टाइम इंटरवल in which two maximum intensities observed by our ear is known as beats time period, ठीक है। हमको दो ठो मैक्सिमम इंटेंसिटी साउंड सुनाई देने का जो बीच का इंटरवल होता है, समय होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिट्स टाइम पीरियड। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इंटेंसिटी कम बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, तो बढ़ रहा है फिर घट के बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो दो ठो मैक्सिमम लाउड साउंड जो है कब सुनाई देगा, मतलब ज्यादा इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देगा ना, उसके लिए समय का गैप होगा। जैसे इस समय पे जो है हमको इंटेंसिटी मैक्सिमम सुनाई दिया, इस समय पे जो है इंटेंसिटी मैक्सिमम सुनाई दिया, ये हो गया हमारा T1, ये हो गया हमारा T2। ये जो दो ठो मैक्सिमम साउंड सुनाई देने का जो इंटरवल होता है उसी को तो हम लोग बिट्स टाइम पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पर ये भी मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड है, ये भी मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड है, और इसके बीच में जो समय लगेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बिट टाइम पीरियड, और उसको हम कैपिटल टी से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा बिट टाइम पीरियड। अच्छा, अब बताइए कि यहां पे एक सेकेंड में कितना जो है हमको मैक्सिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई दिया, एक सेकेंड में कितना बार जो है मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई दिया, उनको हम लोग बोलते हैं बिट्स फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, बिट्स फ्रीक्वेंसी। तो इस पॉइंट को लिखिए कि द नंबर ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटीज observed by our ear in 1 second is called bits time period, bits frequency, समझ गया ना, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, बिट्स फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर साउंड है माने कम साउंड है, फिर मैक्सिमम हुआ, जैसे ओ मैक्सिमम हो गया, फिर ओ ऐसे, मतलब मैक्सिमम फिर मिनिमम फिर मैक्सिमम। तो दो ठो मैक्सिमम जो इंटेंसिटी का साउंड हुआ
उनके बीच में जो टाइम लगा, ठीक है ना, मैक्सिमम होने में, मतलब एक मैक्सिमम के बाद दूसरा मैक्सिमम कब आपको सुनाई दिया, हमारा कान जो है कब ऑब्जर्व किया, वो जो टाइम इंटरवल है दो ठो मैक्सिमम साउंड सुनने का, वही क्या कहलाता है, हमारा बिट्स टाइम पीरियड कहलाता है। और एक सेकेंड के अंदर कितने हमको जो है मैक्सिमम इंटेंसिटी साउंड सुनाई दे रहा है, वो हमारा क्या कहलाएगा, बिट्स फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। ठीक है, तो बिट्स फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑफ कोर्स टाइम, बिट टाइम पीरियड का क्या है, उल्टा है। तो यहाँ पे बिट्स फ्रीक्वेंसी जो है बी ए बिट इक्वल टू 1 बाय टाइम बिट, ठीक है ना, ये होता है हमारा फॉर्मूला, बिट्स फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन बिट्स टाइम पीरियड, ठीक है ना, अच्छी बात है। और इसको जो है बिट्स फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है हमारा f1 माइनस f2 का, ठीक है, f1 माइनस f2 का। अभी कैसे होता है इसको हम आगे चल के डिराइव करते हैं, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो बिट्स का हम फॉर्मूला देख लिए थे, बिट्स फ्रीक्वेंसी का क्या था, f1 माइनस f2 का मॉड। अब चलिए इसको हम थोड़ा डिराइव करते हैं, ठीक है ना, चलिए समझिएगा। डिराइव के लिए जो है हम थोड़ा सा आपको बिट्स का एक और डिफिनेशन आपको बताना चाहते हैं, ठीक है ना, आपको बिट्स फ्रीक्वेंसी कैसे साउंड सुनाई से देगा उसके लिए एक और डिफिनेशन ए है कि व्हेन टू साउंड वेव having same pressure amplitude, same pressure amplitude, same pressure amplitude, same intensity, same intensities and nearly same frequencies, nearly same frequencies, same frequencies are traveling along same direction, are traveling along the same direction, ठीक है ना। जब दो ठो जो है, जब दो ठो साउंड वेव जिनकी इंटेंसिटी नियरली सेम हो, ठीक है, जिनकी फ्रीक्वेंसी नियरली सेम हो और प्रेशर एम्पलीट्यूड सेम हो और दोनों सेम डायरेक्शन में जो है इस तरह का सुपर इम्पोज करते हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन आर सुपर इम्पोज then resultant sound is bits। तो रिजल्टेंट साउंड जो है वो क्या कहलाएगा, हमारा बिट्स कहलाएगा, ठीक है। कैसे समझाते हैं, चलिए तो समझते हैं कि यहाँ पे क्या है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक सोर्स है, लेट्स सोर्स है S1 और यहाँ पर एक सोर्स है S2। नियरली जो है, नियरली सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ए कि दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, कॉम्परेबल है, माने उनका डिफरेंस काफी कम है, काफी कम है। इसका मान लीजिए फ्रीक्वेंसी f1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी f2 है, और मान लीजिए कि दोनों से साउंड जो है आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, यहां से भी साउंड आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ठीक है, और इस पॉइंट पे दोनों जो है, इस पॉइंट पे मिट किए दोनों साउंड। लेट ए वाला जो पॉइंट है हमारा वो x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है, x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है। और यहां पर हम एक जो है, हम अपना कान यहां पर ऐसे से लगा लें, कान यहां पर लगा लें सुनने के लिए इस साउंड को। अब क्या होगा कि यहां पे जब दोनों साउंड वेव सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करके जो है इस पॉइंट पे सुपर इंपोज करेंगे, तब रिजल्टेंट साउंड क्या होगा समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि नेट जो प्रेशर वेव होगा उस पॉइंट पे वो होगा क्या, P1 प्लस P2। इस पॉइंट पे नेट प्रेशर वेव कितना होगा, इसकी वजह से प्रेशर वेव P1, इसकी वजह से प्रेशर वेव P2, और नेट कर देंगे P1 प्लस P2। एक बात बताइए, नेट प्रेशर वेव इक्वल टू P1, इसका प्रेशर एम्पलीट्यूड P नोट साइन ओमेगा टी माइनस के, ओमेगा टी नहीं लिखेंगे, ओमेगा 1 लिखेंगे, क्योंकि इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, हमारा ओमेगा 1 है। ओमेगा 1 इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई f1, ओमेगा 2 इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई f2। तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 2 और उसका वैल्यू है
2 पाई f2 और इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1 जिसका वैल्यू है 2 पाई f1। अब दोनों जो है अलग अलग एंगुलर फ्रीक्वेंसी का साउंड जो है इस पे सुपर इंपोज किए। हाँ, इनका डिफरेंस काफी कम है, हमें बोल रहे हैं कि इनका डिफरेंस काफी क्या है, कम। अब नेट प्रेशर वेव कितना होगा, तो पी नोट साइन ओमेगा 1t माइनस के इंटू एक्स, एक्स कितना है यहाँ पे 0, एक्स 0, ठीक है, प्लस प्लस P2, P2 को भी लिखेंगे P नोट। आप लोग बोलिएगा सर इसका एम्पलीट्यूड सेम क्यों रखें, यहाँ पे लिखाया गया है कि सेम एम्पलीट्यूड का होना चाहिए, ठीक है ना, इसलिए सेम रखें। P नोट साइन ओमेगा 2t माइनस के इंटू 0, दोनों तो x इक्वल टू 0 पर ही मीट कर रहा है। बताइए यहाँ पर कि नेट प्रेशर वेव कितना हो गया, नेट प्रेशर वेव हो गया P नोट इंटू साइन ओमेगा 1 की जगह पे लिखेंगे 2 पाई f1 इंटू टी इंटू प्लस साइन 2 पाई f2 इंटू टी। ये हो गया हमारा नेट प्रेशर वेव। अब उसको कैसे जोड़ेंगे, जोड़ना कौन सा बड़ा बात है, P नेट इज इक्वल टू P नोट इंटू साइन C प्लस साइन D। साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। तो 2 साइन C प्लस D बाई 2 माने 2 पाई f1t प्लस 2 पाई f2t बाई 2। तो 2 साइन 2 पाई f1t प्लस 2 पाई f2t अपॉन कितना इंटू cos C माइनस D बाई 2 इंटू cos 2 पाई f1t माइनस 2 पाई f2t अपॉन कितना 2। ये हो गया हमारा उसका ओपन किया था। अब यहाँ पे नेट प्रेशर कितना होगा, तो नेट प्रेशर आ जाएगा 2 पी नोट, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और पाई भी कॉमन ले लेंगे तो हमारा पास आ जाएगा साइन पाई इंटू टी इंटू f1 प्लस f2 इंटू कॉस कितना हो जाएगा, पाई इंटू f1 माइनस f2 इंटू, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, नेट प्रेशर वेव को एक तरीके से और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं कि नेट प्रेशर जो आया वो है मेरे पास कितना 2 पी नोट। अब इसको एक साथ लिख दीजिए, कॉस को पहले कॉस पाई इंटू f1 माइनस f2 इंटू टी, इसको एक साथ रख दिए, और इंटू साइन पाई इंटू f1 प्लस f2 इंटू टी। ये हो गया हमारा रिजल्टेंट प्रेशर का यहाँ पे इक्वेशन बिट्स का, ठीक है। ये जो है हमारा रिजल्टेंट प्रेशर का क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। अब ध्यान से देखिए कि ए वाला जो टर्म है, ए वाला, इसको बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ए हमारा क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी जो है टाइम के साथ क्या करेगा, वेरी करेगा, और ए वाला जो है हमारा उसके साथ फेज, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पे कि ए वाला जो f1 माइनस f2 इंटू टी है वो तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड स्लोली वेरी करेगा, स्लोली, क्योंकि f1 माइनस f2 जो है क्या है, डिफरेंस है, ये तो स्लोली वेरी करेगा। लेकिन f1 प्लस f2 जो है ये फास्ट वेरी करेगा, ये क्या करेगा, फास्ट। ये फास्टली जो है वेरी करेगा, जबकि f1 माइनस f2 जो है वो कैसे वेरी करेगा, स्लोली वेरी करेगा। तो हम इसका ग्राफ अगर बनाए हम, अगर इसका, तो समझाते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ कैसे बनेगा समझिएगा, यहां पे इसको इरेज करते हैं। हमारा रिजल्टेंट साउंड क्या है, हमारा रिजल्टेंट साउंड का जो इंटेंसिटी आया नेट वो आया कितना 2 पी नोट कॉस पाई इंटू f1 माइनस f2 इंटू टी इंटू साइन पाई इंटू f1 प्लस f2 इंटू टी, ठीक है। ये आया हमारा रिजल्टेंट साउंड। अब इसका हमको ग्राफ बनाना है, इसका क्या बनाना है, हमको ग्राफ बना देंगे, कौन सा बड़ा बात है, समझिए। पहले जो है हम इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका। तो बताइए कि ए वाला जो ग्राफ है हमारा 2 पी नोट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का, ए आर 2 पी नोट कॉस
पाई इंटू F1 माइनस F2 इंटू टी। ये कैसे वेरी करेगा? ऑफकोर्स ये स्लोली वेरी करेगा, स्लोली, धीरे धीरे, क्योंकि F1 माइनस F2 का डिफरेंस कम है और डिफरेंस कम होगा तो धीरे धीरे टाइम के साथ वेरी करेगा। टाइम के साथ वेरी करेगा तो ग्राफ हमका कॉस का ही बनाना है, ग्राफ हमारा कॉस का ही बनाना है। इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह का बनता है, समझिएगा। इसका ग्राफ बना रहे हैं, इसका नहीं, अभी इसका भी बनाएंगे और फिर दोनों को मिक्स कर देंगे एक साथ, ठीक है, समझिएगा। इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह का बनता है, इस तरह का, इस तरह का, ठीक है। इसका ग्राफ क्योंकि स्लोली वेरी करता है, और नीचे से भी ऐसे बना सकते हो, इस तरह से जो है बना सकते हो, इस तरह से। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, जबकि इसका ग्राफ, समझिएगा, जबकि इसका ग्राफ जो है, इसका साइन वाला का, वो कैसे बनेगा वो थोड़ा सा हम यहां पर दिखाते हैं। इसका साइन पाई इंटू F1 प्लस F2 इंटू टी। अब ये जो है फास्टली वेरी करेगा, क्योंकि तो हम लोग देख रहे थे कि 2 पी नोट कॉस पाई इंटू F1 माइनस F2 इंटू टी जो है वो स्लोली जो है वेरी करेगा, जबकि साइन पाई इंटू F1 प्लस F2 इंटू टी जो है फास्टली वेरी करेगा, ये फास्ट वेरी करेगा। अगर मान लीजिए इसका आपको ग्राफ पूछे साइन पाई इंटू F1 प्लस F2 इंटू टी का, तो इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह का होगा, कुछ इस तरह का, ठीक है, फास्टली वेरी करेगा, ठीक है ना, फास्टली इस तरह, ठीक है। इसका ग्राफ जो है वो इस तरह का होगा, और cos पाई इंटू F1 माइनस F2 इंटू टी का ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। और इसका एम्पलीट्यूड आप बता सकते हैं कितना होगा? एम्पलीट्यूड कितना होगा? आप लोग एम्पलीट्यूड जो है उसको बता सकते हैं कितना होगा? यहाँ पे है 2 पी नॉट, तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा हमारा 2 पी नॉट। ऑफ कोर्स यहाँ पे है माइनस 2 पी नॉट, ठीक है ना, तो प्लस 2 पी नॉट माइनस 2 पी नॉट, इस तरह से जो है प्रेशर एम्पलीट्यूड होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू। अब जो है दोनों एक साथ कंबाइन किया गया है, इसलिए दोनों वेव को हम क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। दोनों वेव कंबाइन करके अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा आप देखिएगा, कुछ इस तरह का बनेगा। अगर दोनों वेव को अगर हम कंबाइन करेंगे तो कुछ इस तरह का बनेगा। कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। ठीक है ना, दोनों कंबाइन करेंगे तो कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है जी, फिर से जो है बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगा 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 इस तरह का, फिर घटेगा घटेगा घटेगा, प्रेशर घटेगा तो इंटेंसिटी भी घटेगा, फिर प्रेशर जी, फिर जो है बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, फास्टली वेरी करेगा और फिर घटेगा, ठीक है। इधर भी वही होगा, इस तरह का जीरो हो जाएगा, इस तरह, ठीक है ना। तो इस तरह का जो ग्राफ है वो हमारा बनके तैयार होगा, किसका? ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंसी और टाइम का, ठीक है।
अब यहाँ पे समझिए कि ए वाला जो मैक्सिमम वैल्यू है, ए वाला वो कितना है 2p, सॉरी प्रेशर और टाइम के बीच ग्राफ है। ए प्रेशर का मैक्सिमम वैल्यू है, ए भी क्या है प्रेशर का मैक्सिमम वैल्यू है 2p, ये माइनस में है ऊपर प्लस में है, ठीक है। यहाँ पे उसको मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई दिया, मैक्सिमम इंटेंसिटी। अब क्या होगा कि फिर मिनिमम इंटेंसिटी घटेगा घटेगा घटते 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 फिर जीरो हुआ, फिर जो इंटेंसिटी बढ़ेगा 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 और फिर से कितना हुआ उसको सुनाई दिया प्लस 2p, ठीक है ना। तो ये जो दो ठो टाइम इंटरवल है मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनने का, ये जो टाइम इंटरवल है मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनने का, उसको बीट टाइम पीरियड कहते हैं। क्या बोलते हैं बीट टाइम पीरियड। तो ये क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई दिया और फिर यहाँ पे सुनाई दिया, इसके बीच में जो समय लगा उसको हम लोग बीट टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है ना। तो बीट टाइम पीरियड सुनने के लिए जो प्रेशर एम्पलीट्यूड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्लस 2p नोट होना चाहिए या माइनस 2p नोट होना चाहिए। और यहाँ पे तो इंटेंसिटी जीरो हो गया, मतलब प्रेशर एम्पलीट्यूड जीरो हो गया। तो इसलिए जो है अगर हम चाहते हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी सुने, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनने का जो समय होगा उसके लिए प्रेशर एम्पलीट्यूड यही ना है, प्रेशर एम्पलीट्यूड है हमारा कितना, प्रेशर एम्पलीट्यूड है हमारा यहाँ पे इधर सॉल्व करते हैं। प्रेशर एम्पलीट्यूड कितना है समझाते हैं। प्रेशर एम्पलीट्यूड है 2p नोट, प्रेशर इक्वल टू 2p नोट कॉस पाई इंटू f1 माइनस f2 इंटू t। अब हम वो समय निकालना चाहते हैं जब हम जो है मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनेंगे। मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनने के लिए जो प्रेशर एम्पलीट्यूड है वो कितना होना चाहिए, तो प्रेशर एम्पलीट्यूड जो है p वो कितना बराबर होना चाहिए 2p नोट या माइनस 2p नोट के बराबर होना चाहिए। तो प्लस माइनस 2p नोट रहेगा, तब जो है इसको प्रेशर मैक्सिमम इंटेंसिटी उसको सुनाई देगा, ठीक है, इतना होना चाहिए। अब बताइए यहाँ से कि E एक बार में कैंसिल हो गया, तो cos f1 माइनस f2 इंटू टी बराबर कितना आ गया प्लस माइनस f1 माइनस f2 इंटू टी बराबर प्लस माइनस 1। तो cos थीटा बराबर प्लस माइनस 1, cos थीटा बराबर प्लस माइनस 1 तब होता है जब t के जगह पे बीट टाइम पीरियड है मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनने का। तो ये cos थीटा बराबर 1 कब होता है, जब थीटा बराबर माने f1 माइनस f2 इंटू टी बराबर क्या हो n पाई, क्या हो n पाई हो, और एक पाई हमारा छूट गया है यहाँ पे, पाई छूट गया है इंटू पाई इंटू टी n पाई हो। cos थीटा बराबर प्लस माइनस 1 तब होता है जब cos थीटा जो है n पाई के बराबर हो, थीटा n पाई के बराबर हो। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास एक टाइम आ गया मेरे पास कितना n अपॉन f1 माइनस f2। ये हो गया हमारा वो टाइम जब जो है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनेगा। ये वो टाइम है जहां पे वो मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनेगा, मतलब n का वैल्यू अगर 1 रखेंगे, ठीक है ना, n का वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो 1 बाई f1 माइनस f2 आएगा, n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 बाई f1 माइनस f2 आएगा, 3 रखेंगे तो 3 बाई f1 माइनस f2 आएगा, 4 रखेंगे तो 4 बाई f1 माइनस f2 आएगा, इस तरह, ठीक है ना। ये वो टाइम है जब वो ऑब्जर्वर जो है वो या ऑब्जर्वर का जो ईयर है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुन पाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। अगर कोई बोले कि बीट टाइम पीरियड कितना है, तो बीट टाइम पीरियड कितना है, दो ठो मैक्सिमम इंटेंसिटी को सुनने के बीच में लगा समय, दो ठो मैक्सिमम इंटेंसिटी के बीच में लगने वाला समय क्या होगा, इसको घटा देंगे तो बीट टाइम पीरियड आ जाएगा मेरे पास कितना, बीट टाइम पीरियड cos t2 माइनस t1। t2 कितना है 1 बाई f1 माइनस f2 माइनस 1 बाई f1 माइनस f2, घटा देंगे, सॉरी 2 बाई f1 माइनस f2 में से 1 बाई f1 माइनस f2 घटा देंगे तो कम्स आउट टू बी 1 बाई f1 माइनस, इसमें मॉड लगा दीजिए, ठीक है ना, f1 माइनस f2 पे क्या लगा दीजिए मॉड लगाने से फायदा हो जाएगा कि f1 बड़ा है कि f2 बड़ा है हमको नहीं पता, इन दोनों का सबट्रैक्शन पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि टाइम है, टाइम हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए मॉड लगा दिया। तो हमको पता चल गया कि बीट टाइम पीरियड कितना आ गया 1 बाई f1 माइनस f2, देख लीजिए, ठीक है, इस तरह का। अब बीट टाइम पीरियड आ गया तो कोई बोले बीट फ्रीक्वेंसी कितना होगा, बता देंगे। बीट फ्रीक्वेंसी क्या था, बीट फ्रीक्वेंसी था कि एक सेकेंड में कितना बार जो है हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई दे रहा है, वही हमारा क्या था बीट्स फ्रीक्वेंसी था। तो बताइए कि बीट्स फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 1 अपॉन बीट टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का क्या होता है फ्रीक्वेंसी उल्टा होता है, तो बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा मेरे पास कितना 1 अपॉन टाइम पीरियड। बीट टाइम पीरियड कितना है 1 बाई f1 माइनस f2 का मॉड, तो बीट टाइम पीरियड आ गया मेरे पास कितना f1 माइनस, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना, ये हो गया हमारा फॉर्मूला किसका
कोर्स बीट टाइम पीरियड का, सॉरी बीट फ्रीक्वेंसी का। बीट टाइम पीरियड क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। चलिए ये था बीट टाइम पीरियड, समझ गया ना। अच्छा, अगर ये बीट्स फ्रीक्वेंसी जो है, ये बीट फ्रीक्वेंसी, अगर ये बीट फ्रीक्वेंसी जो है, अगर ये बीट फ्रीक्वेंसी अगर 14 हर्ट्ज से ज्यादा हुआ, 14 हर्ट्ज से, तो वो साउंड जो है हमको नहीं सुनाई देगा, मतलब ऐसे सुनाई देगा लेकिन वो कंटिन्यूअस साउंड सुनाई देगा, ठीक है ना। आवर ईयर कैन नॉट ऑब्जर्व द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है ना। हमारा ईयर जो है वो 14 हर्ट्ज से ज्यादा के फ्रीक्वेंसी को अगर हो गया उनके डिफरेंस, तो हमारा ईयर जो है वो जो है नहीं समझ पाएगा कि कब मैक्सिमम हुआ और कब मिनिमम हुआ। तो उस केस में जो है, उस केस में हमको जो है लगातार कंटिन्यूअस साउंड सुनाई देगा, कंटिन्यूअस, ठीक है ना। हमको जो है इस केस में कैसा साउंड सुनाई देगा, ऑफकोर्स कंटिन्यूअस साउंड सुनाई देगा, ठीक है, समझ गया ना। तो हम कंटिन्यूअस साउंड सुनाई देगा, लेकिन 14 हर्ट्ज से कम हो, 14 हर्ट्ज से कम होगा तो ऑफकोर्स हमको उस साउंड की इंटेंसिटी का वेरिएशन पता चल जाएगा और हम जो है वो बीट टाइम